हेलो, नमस्कार। मैं हूँ सोनल गोयल। आई एम 2008 बैच आईएएस ऑफिसर। मेरा ये फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव सेशन है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आई एम 2008 बैच आईएएस ऑफिसर, तो मैं आज के सेशन में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड ये बताना चाहूँगी कि आज का दिन क्यों मैंने चूज़ किया। मैं आप सबके साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो 16 मई 2008 आज ही के दिन लगभग 12 साल पहले मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ। तो आई वॉज सिलेक्टेड विद द ऑल इंडिया 13th रैंक एंड आई बिलोंग टू दी 2008 बैच। अगर मैं बात करूं 2008 से लेके मेरी जर्नी अब तक की कैसी रही, या उससे पहले मैं अगर ये बात करूं कि मैंने सिविल सर्विसेज में क्यों आने का सोचा, तो मैं बताना चाहूँगी कि आई बिलोंग टू अ फैमिली बेस्ड इन हरियाणा। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जब मैं थर्ड ईयर में थी, मैं साथ में सीएस भी कर रही थी। उस टाइम में सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, सीए अलाउड था प्रोफेशनल कोर्स करना ग्रेजुएशन के साथ में। तो जब मैंने देखा सिविल सर्विसेज के बारे में, मैंने पढ़ा कुछ मैगजीन्स के अंदर, तो मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप डायरेक्टली बहुत ही कम समय में, बहुत यंग एज में सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हो। तो ये इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और फिर मैंने जैसा इसके बारे में और पता किया, तो मैंने देखा कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं और ये इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। और मुझे ये लगा कि इसको क्लियर करना इजी नहीं होगा और मुझे बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये आया कि एक बार तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अपियर करना चाहूँगी, क्योंकि इट विल गिव मी अ प्लेटफॉर्म टू सर्व टू द सिटीजन्स, टू सर्व टू द नेशन। जब मैंने ये बात अपनी फैमिली में डिस्कस की, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस की, तो मेरे फादर इनिशियली थोड़ा सा अप्रीहेंसिव हो गए कि क्योंकि ये एक कार्डर बेस्ड सर्विस होती है आईएएस, और आईएएस के अलावा सिविल सर्विसेज में जो बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या अदर ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज भी हैं, तो उसमें भी मतलब पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। दे हैव ऑल इंडिया कैरेक्टर। तो उसको सोचते हुए उन्होंने थोड़ा सा बोला कि एक बार दोबारा सोचो। फिर भी मैंने जब उनसे ये रिक्वेस्ट की, उनको समझाया कि क्यों मैं यहाँ क्यों करना चाहती हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे फुल फ्लेज सपोर्ट किया। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बात हमेशा बोली, और उस टाइम में बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने समझाया, क्योंकि मैं सीएस कर रही थी और ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर था। और सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट नहीं होता, क्योंकि एवरी ईयर लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयर। तो हर साल लाखों की संख्या में जो हैं परीक्षार्थी सिविल सर्विसेज में अपना एग्ज़ाम देते हैं। प्रीलिम्स के अंदर लगभग आज की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है, और सक्सेस रेट जो है वो इट इज़ इवन लेस देन 1% ऑफ द फाइनल सिलेक्शन। तो उसको देखते हुए जब ये देखा, तो मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि आई शुड हैव अ फॉल बैक करियर ऑप्शन। तो फॉल बैक करियर ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनल जो मेरी स्टडीज़ हैं उसको मैं कंप्लीट करूं, या एक ऐसा बैकअप प्लान भी करूं कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता, तो डिस्पाइट मी बीइंग अ फीमेल, चाहे वो ये समझते थे कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपने ऊपर अपना सेल्फ सक्षम होना चाहिए, सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए, और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों को। तो इसी भावना से मेरे फादर ने मुझे बोला कि आप प्रोफेशनल अपना करियर भी दिमाग में रखते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। और ये बात मैंने उनकी पूरी तरह से अमल करी। 2004 में जब मेरा सीएस कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सेम ईयर में लॉ में एडमिशन लिया। आई स्टार्टेड माई एलएलबी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ में मैंने जो है पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड इन मानेसर, वहाँ पे मैंने एज ए सीएस काम करना शुरू किया। और फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू करी। तो वो जो 2004 से लेके 2007-8 तक का जो टाइम था, वो 4 साल मेरे काफ़ी स्ट्रगल वाले थे, क्योंकि मैं एक टाइम पे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने करनी शुरू करी, साथ ही साथ में मैंने अपना लॉ भी मैं कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी क्लासेस के लिए मुझे जाना पड़ता था। और मैंने सीएस भी, क्योंकि पार्ट टाइम सीएस, क्योंकि मुझे लगा कि प्रोफेशनली जब मैं क्वालिफाई हो गई हूँ तो मुझे खुद अर्निंग भी करनी चाहिए, एंड आई शुड सेल्फ फाइनेंस माई स्टडीज़ एंड एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो समय। लेकिन मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरा घर में एनवायरनमेंट एक तरीके से, जो आज हम क्वारंटाइन जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके का एनवायरनमेंट मैंने अपने लिए क्रिएट किया।
अपनी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, और विद ग्रेस ऑफ गॉड, विद ऑल माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन, आई क्लियर्ड सिविल सर्विसेज इन माई सेकेंड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें मैंने मेंस लिखा था, बट मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। तो ये जो सेकेंड अटैम्प्ट मैंने 2007 में दिया उसमें आई वॉज सिलेक्टेड, और मुझे फिर 2008 में 13th रैंक प्राप्त हुआ। तो अब अगर मैं ये तो थी मेरे बारे में ब्रीफ कि मैंने सिविल सर्विसेज में क्यों गई मैं, और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। अब अगर मैं मूव करूं कि तब से लेके अब तक, क्योंकि लगभग 12 साल हो गए, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी बहुत मिक्स तरीके की रही है। मेरा काडर त्रिपुरा है, तो मैंने त्रिपुरा में 2009 से लेके जुलाई 2016 तक मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे मैं मोस्टली मैं फील्ड में ही रही, सभी पदों पे मुझे कार्य करने का मौका मिला। ट्रेनिंग से लेके मैं एसडीएम भी रही, फिर मैं कमिश्नर भी रही वहाँ कॉरपोरेशन में, और उसके बाद में मैंने एडीसीशिप भी किया। फिर मैं डीएम एंड कलेक्टर भी रही गोमती डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2.25 साल के लिए। 2016 जुलाई में मैं यहाँ हरियाणा में आई डेपुटेशन में, और हरियाणा में अब मेरे लगभग 3 साल हो चुके हैं। और अभी फ़िलहाल मैं गुरुग्राम में एडिशनल सीओ जीएमडीए, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सीओ जीएम सीबीएल जो कि सिटी बस सेवा है उसकी इंचार्ज हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मेरी जर्नी रही है। अब अगर हम ये बात करें कि जो परीक्षार्थी अब घर पे हैं, अगर हम देखें कि ये लॉकडाउन का समय है, तो लॉकडाउन के समय में हमारे एक लाइफ जो हम देख रहे हैं कि लाइफ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो गई। रिस्ट्रिक्टेड हमें लग रहा है कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक तरीके से हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, कि जो हम डिस्ट्रैक्शंस जो नोट करते हैं रूटीन में कि इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं कि कोई पार्टीज़ हो रही हैं, फैमिली में ओकेजन्स हो रहे हैं, या कुछ ऐसी कंपल्शंस हैं जिसको आपको अटेंड करना ही करना है, उस तरीके का कुछ भी इस वक्त ऑलमोस्ट नहीं है। तो यू कैन बेस्ट मैनेज योर टाइम, यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। आप अपना टारगेटेड अप्रोच से इस टाइम को यूटिलाइज करें। वी नो एग्ज़ाम्स काफ़ी पोस्टपोन हो गए हैं। अभी रिसेंटली लास्ट 2 महीने में जो शेड्यूल थे वो ये भी पोस्टपोन भी हो गए हैं, बट स्टिल आई वुड से कि यू यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी, फॉर योर रिविजन, राइट। तो अगर हम बात करें इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं कुछ तो होते हैं 12th के बाद इमीडिएटली, कि आप 12th के बाद में कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आईआईटी, जेई और मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है फॉर दिस एमबीबीएस। So those kind of NDA, those kind of exams are immediately after 12th. Some exams are after your graduation. तो जिसमें जैसे सिविल सर्विसेज में भी हमारी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स ऑफ एज है, एंड योर ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीट। तो ये 2 स्टेजेस हैं बेसिकली जो हमारे यंग इंडिया का बेसिकली जो है करियर, आई वुड से करियर प्लान करने में, उसको शेप करने में क्रूशल होती है कि आपको 12th के बाद इमीडिएटली क्या करना है, और ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद उसी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, या उससे कुछ अलग हट के आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो ये इस तरीके की जो हैं आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, स्पेशली जो भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अलग से एग्ज़ाम होता है, देन दे हैव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, देन देयर आर एग्जामिनेशंस बीइंग कंडक्टेड फॉर द एसएसबी, एसएससी, देयर आर बैंक पीओ एग्जामिनेशन। तो इन सब एग्जामिनेशन का पैटर्न तो डिफरेंट होता है, बट मोर और लेस स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी बेसिकली यही डिपेंड करता है कि हमें हमारा जो सिलेबस है उस एग्ज़ाम को लेके जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारा हमको पूरा क्लियर होना चाहिए। सो द सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखें, एंड देन यू ओरिएंट योर स्ट्रैटेजी कि आपको कौन सा स्टेज का पहले तैयारी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो उसमें हम देखते हैं कि 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन टाइम, मिनिमम 2 ईयर्स तो मान के ही चलें कि हमें सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए। 1 साल तो प्रीलिम्स देने से पहले, क्योंकि आपका सिलेबस इतना सारा होता है, तो वो सिलेबस इतना सारा है तो 1 साल तो उससे पहले चाहिए।
और 1 साल तो आपका एग्ज़ाम देते देते लग जाता है. सो यू नो प्रीलिम्स होता है, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स यू प्रीलिम्स होता है मई या जून में, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स यू गेट इन अक्टूबर नवंबर योर मेंस, एंड देन देर आर इंटरव्यूज़ लाइंड अप इन मार्च. तो एक तरीके से 1 ईयर तो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस में ही कंज्यूम हो जाता है, और उसकी तैयारी से पहले आपको मिनिमम 1 साल चाहिए. तो ये आपको टाइम फ्रेम अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं किस टाइम में क्या करूँगा या क्या करूँगी. तो अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में तो आपको इंटेंसिव स्टडी करने की ज़रूरत है. इंटेंसिव स्टडी का क्या मतलब है कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल नॉलेज को आपको जो है होल्ड पे लाना है. और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स इज़ मोर और लेस ऑब्जेक्टिव. So prelims is totally objective, so you have to focus on current affairs. You have to focus on the extensive study. So अगर हम extensive की बात करें तो मतलब जितना ज़्यादा आप टॉपिक्स कवर कर पाएँ उतना ज़्यादा इट इज़ बेटर. एंड अगर हम इसकी बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट. ओवरऑल आप क्या सोचते हैं, आपका किसी इशू के ऊपर क्या नज़रिया है, क्या आपका माइंड सेट है. So that is basically being judged during the interview. So if I briefly discuss कि मैंने कैसे किया या मतलब हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली तो बात यह है कि सिलेबस जो है वो सिलेबस हमारा क्लियर होना चाहिए. तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने रूम में, जो मेरा स्टडी रूम था, आई हैड एक्चुअली मेड सेपरेट काइंड ऑफ सिलेबस को अपने हाथ से लिखा. मतलब इवन दो प्रिंटेड तो हमें मिल ही जाते हैं, बट वॉट आई डिड वॉज कि ईच सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स, ईच सब्जेक्ट फॉर मेंस आई हैड सेग्रीगेटेड. और उसको हर टॉपिक, क्योंकि हर टॉपिक जो आपका सिलेबस में लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है. यू कैन नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल वर्ड विच इज़ मैंशनड इन द सिलेबस ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द यूपीएससी, राइट. तो वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए क्या सिलेबस है. फिर आप उसके हिसाब से देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स तो सेम होते हैं. सो सम टॉपिक्स आर ओवरलैपिंग इन प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड सम टॉपिक्स आर डिफरेंट. और मेंस में क्योंकि हमारा ऑप्शनल एक है, जब मैं अभी एक ऑप्शनल है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम में वी हैड 2 ऑप्शनल्स. सो मैंने 2 ऑप्शनल्स लिए थे. एक कॉमर्स था क्योंकि मैं CS LLB हूँ, तो और कॉमर्स में मेरा ग्रेजुएशन श्रीराम कॉलेज से किया. तो दैट वाज ईजियर फॉर मी इन दैट टर्म्स टू हैव दैट बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. और दूसरा ऑप्शनल मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, क्योंकि मैंने जब उसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं आज भी अगर पढ़ती हूँ तो कल भी मुझे ये अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में ये हेल्प करेगा, और जो कि एक्चुअली कर भी रहा है. तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल देखें, आपको ऑप्शनल क्या रखना है. और GS के अभी जैसे 4 पेपर हो गए, मेरे टाइम में इट वाज वी हैड 2 पेपर्स. तो अभी जो 4 पेपर हो गए हैं, तो उसको भी हमें देखना होगा कि आपके 4 जो पेपर्स हैं उसके सब्जेक्ट्स की आप कैसे तैयारी कर रहे हैं. मेक योर ओन नोट्स, डू योर इंटेंसिव स्टडी. तो हमारा जो भी टाइम फ्रेम हम रखते हैं उसमें रिपीटेड रिविजन्स को ज़रूर हम ध्यान दें, रिपीटेड रिविजन्स को फोकस करें. हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, बट लास्ट 3 इयर्स आई थिंक इज़ सफिशेंट. सो लास्ट 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको हम देख लें. लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स का एक बार थोड़ा निचोड़ लगा लें. बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट समटाइम्स दे कैरी द थीम्स. मतलब नॉट इफ नॉट द क्वेश्चंस डायरेक्टली, बट दे कैन कैरी द थीम्स. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा अगर आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे. और साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स जो हैं उसको हैंडी रखो फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन. और रिवीजन के साथ साथ अगर आप सपोज़ जैसे कहीं, क्योंकि आजकल कैंडिडेट्स बहुत अपना घर छोड़ के दे आर कमिंग टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल. हालांकि मेरे टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं ली. आई वाज मोर और लेस डूइंग माई सेल्फ स्टडी. बट अगर आप वो भी कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडीज़ का फ़ायदा उठाइए. ग्रुप स्टडीज़ के अंदर आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उसके जो भी आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है उसके बारे में आप लोग अपने आपस में डिस्कशन करो. इंटरव्यूज़ में मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं ग्रुप्स के अंदर वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. योर फ्रेंड्स ऑल्सो और योर सीनियर कलीग्स ऑल्सो कैन टेल यू कि वेयर यू आर लैकिंग. वो आपको फीडबैक भी दे सकते हैं. मेरे टाइम में भी मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ में मॉक इंटरव्यूज़ मैंने किए. और अगर हम इसकी बात करें जो हमारा ओवरऑल
जो एक पैटर्न है सिविल सर्विसेज का, तो वो यही है कि हमारा जो इनर स्ट्रेंथ है और हमारा जो एक स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म करने का जो एबिलिटी है, वही ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है। इसीलिए हम सब सुनते हैं कि सिविल सर्विसेज इज़ द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस इन आवर कंट्री, जो कि आज तक भी बहुत वैलिड है। आज तक भी इस एग्ज़ाम से टफ कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो हम उसमें जो स्ट्रेंथ अपनी दिखा रहे हैं, वही स्ट्रेंथ हमें आगे फील्ड में भी काम आएगी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग इज़ दैट यू शुड हैव योर फोकस्ड प्लान, यू शुड हैव अ स्ट्रेटजी। और आप अगर ग्रुप्स में हैं तो ग्रुप्स में एक दूसरे की मदद कीजिए। अब बात आती है, कई लोग पूछते हैं मेरे से टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स एंड 7 वीक्स, 7 डेज इन अ वीक। सो 24/7 अगर एक हफ्ता है, सबके पास वही टाइम है। सबको उसी टाइम में अपना सिलेबस भी कवर करना है। सबको अपने यू हैव टू परफॉर्म एज बेटर एज यू कैन। सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जैसे ये मान के चलो कि 12 से 13 घंटे मिनिमम पर डे आपको पढ़ने पड़ेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और अगर हम ये लगा दें कि 7 to 8 आवर्स यू नीड फॉर योर स्लीप एंड यू नीड फॉर योर मेडिटेशन, तो उसको हटा के हमारे पास बचते हैं 3 से 4 घंटे, जिसके अंदर वी शुड फोकस ऑन आवर मेंटल हेल्थ, वी शुड फोकस ऑन आवर फूड, क्योंकि हमें खाना भी खाना है। हमें थोड़ा सा वी हैव टू स्पेंड टाइम, लिटिल बिट ऑफ आवर टाइम विद आवर फैमिली। वी हैव टू रिलैक्स आवर माइंड। वी कैन डिवोट सम टाइम टू दी हॉबी और एनीथिंग विच मेक्स अस फील रिलैक्सड। तो उन सब चीज़ों में भी हमें टाइम डिवोट करना है। तो 12 से 13 या 14 घंटे हमें पढ़ाई के लिए रखने हैं एक दिन में। 7 से 8 घंटे हमें रखने हैं अपनी रेस्ट के लिए, अपनी स्लीप के लिए। और जो बाकी टाइम है उसमें हमें अपना नहाना, अपना खाना एंड वॉट एवर डेली एक्टिविटीज़ एंड द हॉबीज़ विच यू एन्जॉय फॉर रिलैक्सिंग योर सेल्फ, दैट यू हैव टू कीप। एंड दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। एक बार अगर आपका रूटीन सेट हो जाता है तो रूटीन बहुत अच्छे से आपको कोऑपरेट करता है। और अल्टीमेटली अगर आपको ये लगता है कि भाई इसमें कोई चेंज करना है, तो यू आर योर ओन बेस्ट जज, आई वुड से। मतलब हमें कई बार लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा। देखो फ्रैंकली अगर मैं अपने केस के बारे में बताऊँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इन ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम माई फैमिली। मेरी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेसी में नहीं था मेरे आने से पहले। मैंने ये सोचा तो मेरे आसपास में, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अपने घर पे रह के ही पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज नॉट स्टेइंग इन एनी हॉस्टल या मैं उस पीजी में नहीं रह रही थी, मैं अपने घर पे ही रह के पढ़ाई कर रही थी। तो उतना ज़्यादा कई बार ऐसे लगता था अकेले रह के कि पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आगे क्या होगा। यू गेट डिप्रेस्ड, यू गेट डीमोटिवेटेड। बट इन द एंड आपका जो इनर फीलिंग है, इनर जो गट है ना, जो आपको ओनली यू कैन जज वॉट इज़ गुड फॉर यू योर ओन सेल्फ। सो दैट विल ओनली गाइड यू। आई डोंट थिंक कि कोई बाहर वाला आके आपको सजेस्ट तो कर देगा, बट फाइनल डिसीजन आपका खुद का ही है कि भाई हाँ ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको कई बार फैमिली सोसाइटी से उल्हाने भी मिलेंगे। पीपल विल से कि ही और शी डज़ नॉट मीट अस, या ये तो सेल्फिश हो गए हैं, दे आर नॉट मीटिंग अस। वो आप सोशल ओकेजन्स पे नहीं जाओगे तो आपको थोड़ा बॉयकॉट भी हो सकता है, आपको सुनने में मिलेगा। बट आई थिंक ये जो छोटे से सेक्रीफाइसेस हैं, ये सेक्रीफाइसेस हम खुद के लिए कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइसेस हम समाज के लिए कर रहे हैं। और कल को ये समाज, जब आप एक मुकाम पे पहुंचेंगे, जब आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचेंगे, कल को यही समाज आपके पास आके और आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितनी आपने कभी सोचा भी होगा। तो आई थिंक इट इज़ द डिटर्मिनेशन एंड इट इज़ योर पैशनेट एफर्ट्स एंड विद द बिलीफ इन योर सेल्फ जो कि आपको गाइड करता है। तो मैं अगर इसकी टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो आई वुड से कि जैसे जो भी पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से आप अपने वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स ये फिक्स करो और उसको फिर ट्रांसलेट कीजिए डेली टारगेट्स में। सपोज़ आपको एक मंथ में ये चीज़ें कवर करनी है तो आप उसको ब्रेक करोगे वीक के अंदर, और अगर वीक में ये कवर करना है तो आप उसको कवर करोगे डे के अंदर। और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो डेली यू हैव टू डिवोट टाइम टू द करंट अफेयर्स, there is no escape. Daily you have to give time to your general studies. Daily you have to give time to your
रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स और कुछ मैगज़ीन, जैसे अगर हम मैगज़ीन्स की, न्यूज़पेपर्स की बात करें तो हिंदू है जो कि पढ़ना काइंड ऑफ मैंडेटरी होता है. देन वी ऑल्सो हैव टू रीड आवर मैगज़ीन्स लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, फ्रंट लाइन भी रिकमेंड की जाती है. और अगर हम बात करें कि तैयारी में बुक्स की एक नींव या फाउंडेशन कहाँ से रखी जाती है, तो एनसीईआरटी बुक्स जो हैं, सो एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, सिविक पॉलिटी हो, साइंस हो. सो रीड ऑल दोज एनसीईआरटी बुक्स एंड आई विल टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, कुछ तो क्वेश्चन आपको लगेगा भी नहीं कि वो आपके से पूछे भी जा सकते हैं प्रीलिम्स में. एंड सम क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड ड्यूरिंग माय टाइम फ्रॉम द एनसीईआरटी. चाहे 2 क्वेश्चन आए, लेकिन हमारे सिविल सर्विसेज तो ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसमें आपका मतलब पॉइंट्स में भी जो मार्क्स हैं, परसेंटाइल भी, इट मेक्स अ डिफरेंस. सो यू कांट टेक अ रिस्क विद इवन अ सिंगल मार्क. तो एनसीईआरटीज़ का ग्रास्प अच्छी तरह होना चाहिए. न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने हैं, मैगज़ीन्स रोज़ पढ़नी है, साथ ही साथ में आपको जीएस पे टाइम डिवोट करना है, और फिर आपको ऑप्शनल पे भी ध्यान देना है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको टाइम मैनेज करना है. आपको मंथली, वीकली, डेली एंड इफ़ पॉसिबल आवरली, जब आपका सपोज प्रीलिम्स में 1 हफ्ता रह जाता है या 15 दिन रह जाते हैं, तो ये जो टारगेट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट टू द डेली टारगेट, एंड डेली टारगेट्स कन्वर्ट टू द आवरली टारगेट. भाई इस अगले 1 घंटे में मुझे ये करना है, अगले दूसरे घंटे में मुझे ये करना है. एंड देन ऑफकोर्स जो आपके रिवीजन के जो नोट्स होंगे ना, जो दे ओनली बिकम हैंडी, क्योंकि यू कांट रीड द होल बुक्स ड्यूरिंग द एंड टाइम. तो आपको अपना जो आपने जो नोट्स बनाए हैं या जिस भी फॉर्म में आप कंफर्टेबल है ना, आप उसको देखिए, एंड दैट विल ओनली हेल्प यू. साथ ही साथ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें. हम ऐसा कुछ भी ना खाएं, हम ऐसा कुछ भी बाहर का ना खाएं, या इवन घर का भी जिससे देख के हमें जिसको खा के हमें कोई प्रॉब्लम हो. आवर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होता है, ट्राई एंड प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, या जिस भी चीज़ से आप रिलैक्स हो. म्यूज़िक, जैसे मेरे टाइम में आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, आई एम स्टिल फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. तो मैं रात को, क्योंकि मेरा उस टाइम में जो पैटर्न था, मैं पूरी रात को पढ़ती थी और मैं सुबह सोती थी. तो मॉर्निंग 7 o'clock आई वुड स्लीप फॉर 4-5 hours. सुबह 7 बजे सो के और मैं 12 बजे तक सोती थी. फिर मैं उठती थी, आई वुड हैव बाथ एंड देन लंच एंड देन आई वुड रिज्यूम माई स्टडी. पूरी रात में जब पढ़ाई करती थी, तो उस टाइम में मेरे आई यूज़ टू हैव सम म्यूज़िक विद मी इन माई ईयर. बीच बीच में मैं उसको चलाती थी, बंद करती थी. तो क्योंकि अगर नींद आ रही है या बोर हो रहे हो पूरी रात में, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा है, कोई हलचल नहीं है, तो यू ऑल्सो फील कि मतलब क्या हो रहा है. और ये जो सस्टेन करना, इस पूरे प्रोसेस को सस्टेन करना 2 से 3 साल के लिए, दैट इज़ नॉट ईजी. तो उसके लिए आपको खुद खुश भी रहना पड़ता है, आपको खुद पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा. अगर आप खुद डिप्रेस हो जाओगे, जो कि ऑब्वियसली वी आर ऑल ह्यूमंस, वी ऑल टेंड टू हैव आवर मूड स्विंग्स. तो ये जो चीज़ है, इसको हमें हैंडल करना है. ईट हेल्दी, डू सम रिलैक्सेशन इन बिटवीन. आपको फ्रेंड से बात करनी है, फ्रेंड से बात करो, उनसे मिल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है. लेकिन जो टाइम है, वो टाइम की इम्पोर्टेंस आपकी खुद की है, और वो टाइम की इम्पोर्टेंस आप खुद बेस्ट जज हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. तो ये जो मैंने ब्रीफली बताया कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की, हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज. अगर आपका इस तैयारी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, तो आप वंस आई एम थ्रू विद माई टॉक, आप मेरे को चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख के भी दे सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. आप यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. और इसके अलावा मैं यही बताना चाहूँगी कि जो इस तरीके से हमारा जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, वी आर ऑल इन द लॉकडाउन. तो लॉकडाउन में हम क्या करें. मतलब पहला तो ये है कि वाई लॉकडाउन. सम पीपल इवन टुडे दे क्रिटिसाइज कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, या क्या यही सही तरीका था, या अब जिस तरीके से सिचुएशन हैंडल हो रही है, वेदर दिस इज़ द बेस्ट वे. सो वी आर ऑल लिविंग इन अ कंट्री विच इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस, या मतलब स्टैटिस्टिक्स ये भी कहती है कि शायद हमने चाइना को ओवरटेक भी कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इवन दो अभी वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है.
तो मीनिंग आई मीन टू से दैट यू नो हमारा जो इतना जनसंख्या है एंड वी हैव अ डाइवर्सिटी लिविंग इन ईच सिटी. इफ़ आई टॉक अबाउट गुड़गांव, तो गुरुग्राम में माइग्रेंट लेबर भी है, गुरुग्राम में एमएनसीज में काम करने वाली भी वर्कफोर्स है, गुरुग्राम में फॉरेनर्स भी हैं जो यहाँ पे मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं. सिमिलर इज़ द सिचुएशन ऑफ अ सिटी लाइक बैंगलोर. Similar is the situation of a city like Chennai in Tamil Nadu, right? तो हर सिटी का अपना डायनामिक्स है. तो हमारी कंट्री में जब ये कोविड पेंडेमिक जब ये वर्ल्ड ओवर आया, तो जब इसने हमारे देश में कुछ इनिशियल स्टेजेस में दस्तक दी, तो इनिशियली ही जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो पीपल वर नॉट वेरी श्योर दैट हाउ दिस विल गो ऑन. बट नाउ यू नो वी आर इन द थर्ड स्टेज ऑफ लॉकडाउन विच इज़ एंडिंग टुमारो. एंड जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने लास्ट एड्रेस में बोला दैट लॉकडाउन 4 विल बी विद सम रिलैक्सेशंस. सो 18-19 मई से जो भी हम लोगों को जो भी निर्देश मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जो एडवाइजरीज इशू होंगी, आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू ऑल प्लीज़ फॉलो दीज रूल्स एंड एडवाइजरीज फॉर आवर ओन गुड सेल्फ. ये और किसी के लिए नहीं, ये हमारे खुद के बेनिफिट के लिए हैं. अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम मास्क का यूज़ करें, तो ये मास्क का यूज़ करना मैंडेटरी क्यों है? इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ट्रांसमिशन. एंड यू नो जो हम ये बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, तो ये सब चीज़ें हमारे खुद के बेनिफिट के लिए हैं. और मैं क्योंकि मेरे साथ में जैसा कि मैं देख रही हूँ इस सेशन में भी मोस्टली यंग पॉपुलेशन जो है वो जो जुड़ी हुई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट द यूथ ऑफ द कंट्री दैट यू प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प आउट ईच अदर. मतलब आपकी सोसाइटी में आप जहाँ रहते हो उसके आसपास किसी को अगर आपकी मदद की ज़रूरत हो, उनकी मदद कीजिए. आपके घर में पहले जो डोमेस्टिक हेल्प आते होंगे, या अगर आप कोई किसी के फादर का मदर का कोई बिज़नेस है तो आपके वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ आते होंगे, तो लॉकडाउन की वजह से सब इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो गई थी बीच में, अब ऑफ कोर्स शुरू की गई हैं. तो किसी को भी उनका सैलरी डिप्राइव मत कीजिए. उनको भी अपना घर चलाना है. किसी के यहाँ कोई टेनेंट्स रहते हैं तो डोंट फोर्स देम यू नो टू पे देयर रेंट्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर स्मॉल थिंग्स विच वी एज अ सोसाइटी शुड डू फॉर ईच अदर. And it is a kind of an unforeseen situation which we as human beings, which the humanity at present you know is seeing. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के इसमें अपना प्रयास दें, हम सब मिल के आपस में एक दूसरे का सहयोग दें. जहाँ पे भी कोई हमें लगता है किसी को मदद की ज़रूरत है उसकी हम मदद करें. और एंड में बिफोर आई एंड द टॉक फ्रॉम माई ओन साइड एंड आई टेक क्वेश्चंस, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट द यूथ ऑफ द कंट्री कि आप जो भी प्रोफेशन चूज़ करो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में आओ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में आओ, चाहे आप एंटरप्रेन्योर्स बनो, चाहे यू नो यू हैव योर ओन NGO और द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ डू समथिंग थ्रू विच यू आर बेनिफिटिंग द सोसाइटी. प्लीज़ डू समथिंग जिससे आप लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने नेशन के लिए कुछ कर रहे हो. एंड इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड हमारी जो यूथ पावर है, ये यूथ पावर ही हमारे देश को आगे ले जा रही है और आगे ले जाती रहेगी. तो हमारा जो अपना जो सक्सेस है वो हम पे खुद पे डिपेंड करता है. वी हैव टू यू नो डू आवर हार्ड वर्क विद द बिलीफ इन आवर ओन एफर्ट्स. और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आपको बहुत मेरिटोरियस होने की ज़रूरत है. इट इज़ बेसिकली दी हार्ड वर्क. और बहुत मैंने देखा कि इवन जिन बच्चों के स्कूल में भी एवरेज मार्क्स भी हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड एंड दे आर ऑल्सो टॉपिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो या अदर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई रैंक शुरू से ही होना चाहिए. आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी इच्छा शक्ति यही है जो आपको सबसे आगे लेके जाती है. और एक जो प्रोज़ में हमेशा मुझे ध्यान में आता है, वो हमेशा यू नो मैं अपने जहन में रखती हूँ कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान. तो ये हम जो जिस पाथ पे चल रहे हैं, ये पाथ हम ऐसा क्रिएट करें कि लोग भी देखें कि हाँ ये व्यक्ति है, इसने ये किया, शी इज़ द वन हु हैज़ डन दिस थिंग फॉर द सोसाइटी एंड दे रिमेंबर यू फॉर वॉट यू आर डूइंग, राइट. तो थैंक यू सो मच. ये मेरी तरफ से था. अगर अब जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं वो मैं आप लोगों से लेती हूँ. तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया वेनु
गोक, तो उन्होंने बताया हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन। सो आई डोंट नो अभी आपका क्या बैकग्राउंड है। आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि क्योंकि मेरे टाइम में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते थे और अभी जो है एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना है मेंस के लिए। सो इट कैन बी बोथ वेज कि आपका जो ये है बैकग्राउंड है, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आप सपोज साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे आपने बीटेक किया या आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट ले सकते हैं। या अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन टेक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल है। या अगर आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट, क्योंकि एक ये भी एक फिनोमिना होता है कि सिविल सर्विसेज में कि कौन सा सब्जेक्ट ये है स्कोरिंग है, तो आई वुड से कि ऑल द सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग फॉर दैट मैटर। द ओनली थिंग इज़ कि इट इज़ योर एक्सप्रेशन विच हेल्प्स यू टू राइट एंड इट इज़ द एक्सप्रेशन विच हेल्प्स यू टू स्कोर द मार्क्स। तो आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं आप वो ऑप्शनल लीजिए। एंड समटाइम्स आई हैव सीन इट डिफर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट जिसके अंदर लोगों ने ग्रेजुएशन की है। तो प्रेफरेबली तो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंफर्ट लेवल होता है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से नहीं पढ़ना होता, यू नो द कंसेप्ट। बट अगर ऐसा लगता है कि उसमें आपको अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा या यू हैव सम एप्रीहेंशंस, you can definitely have some other optional from the subjects which are listed in the UPSC syllabus. Yes. तो एक क्वेश्चन आया है मेरे पास धीरज, जो कह रहे हैं कि हाउ टू मैनेज जॉब विद द स्टडी। तो धीरज, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे यू हैव टू प्रायोरिटाइज, मतलब आपका किस तरीके का जॉब है। तो आप जो जॉब कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, वहाँ पे कितने आवर्स डिमांडिंग हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अगर तो आपको ये लगता है कि आपने 2 साल सिविल सर्विसेज के लिए ही देने हैं, दैट इज़ योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया एंड यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट, देन आई वुड सजेस्ट कि आपके थोड़े से जो ऑफिस जाने के टाइम है या जो वर्क आवर्स हैं वो थोड़े से लिमिटेड रहें, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, तो इट वुड बी बेटर। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, मतलब मेरे केस में तो ये था कि इट वॉज अ पार्ट टाइम जॉब बिकॉज आई वॉज डूइंग लॉ ऑल्सो। तो मेरे टाइम में आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू गो एवरी डे, इट वॉज वंस अ वीक और सो या ट्वाइस अ वीक। तो आपका अगर जॉब इस तरीके से है कि आपको रोज़ नहीं जाना पड़ रहा, तब तो आपका इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रोज़ जाना पड़ रहा है तो आपको आपका जो डे का शेड्यूल है ना, उसमें से आपको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम। और दूसरी बात यह है कि फिर ऐसा भी होता था कि जैसे मेरा जो ट्रैवल टाइम होता था, जो आई यूज़ टू ट्रैवल इन अ मेट्रो और अ बस, तो उस ट्रैवल टाइम में मैं पढ़ लिया करती थी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन। तो एक तरीके से वो जो ट्रैवल टाइम है, उस ट्रैवल टाइम में भी आई यूज़ टू टेक एडवांटेज इन द सेंस कि थोड़ा सा उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैगज़ीन पढ़ ली, या कुछ रिवाइज़ करना है तो वो अपनी कॉपी रखी साथ में और वो कर ली। तो इस तरीके से एवरीबडी हैज़ टू थिंक एंड दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन समबडी is asking, please tell how can we get cadre of our preference, Jain Saab. So I would say that this is, I mean, this basically cadre जो है, this is your destiny. तो जो cadre allocation है, इसका एक सिस्टम होता है, यूपीएससी फिक्सेस दैट सिस्टम। अभी फ़िलहाल जो सिस्टम है वो ये है कि यू हैव टू रैंक ऑल दी कार्डर्स इन दी प्रेफरेंस, इन योर प्रेफरेंस। और उसमें बीच में ये भी आया था कि जोनिंग सिस्टम हो गया था, तो दे हैड क्लब्ड फ्यू स्टेट्स। और मेरे टाइम में जो था वो ये था कि इट वाज बेसिकली होम स्टेट को येस और नो, और अगर होम स्टेट में अगर वैकेंसी नहीं है तो वन वुड गो इन अ रोस्टर, तो वो रोस्टर इंडिपेंडेंटली मूव करता है। तो मेरा जैसे आई गॉट त्रिपुरा कैडर, आई गॉट मणिपुर त्रिपुरा कैडर डिस्पाइट 13th रैंक। तो बेसिकली जो कार्डर है उसमें कार्डर एलोकेशन में हमारा कोई भी रोल नहीं होता। इट इज़ अ सिस्टम वेरी फेयर and transparent system devised by the UPSC, right? So one lady, I think Nimmi Pandey, is asking, ma'am, are you happy with your job? Your contemporary might have been working abroad. Very nice. So Nimmi, I would like to say I am very much satisfied. I am very happy. मैं शायद बीच में अपनी स्पीच में ये बात बोलना भूल गई कि I always believe that you should love what you do and you should do what you love, राइट?
तो मैं सिविल सर्विसेज में आई ही इसीलिए थी क्योंकि मुझे लोगों के साथ काम करना था, मुझे लोगों के लिए काम करना था. एंड दो सो कॉल्ड फॉरेन लोकेशंस हैव नेवर मेस्मराइज्ड मी कि मुझे बाहर रह के फॉर दैट मैटर काम करना है. तो फॉरेन कंट्री की अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज में भी वी हैव इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल्सो, जिसमें आप यू आर सर्विंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो फॉर मी पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी. और मेरे कंटेम्प्रेरीज आई डू अग्री कि वो दे आर डूइंग, मेरे कॉलेज के जो बैचमेट्स हैं, मेरे स्कूल के जो बैचमेट्स हैं, मैनी ऑफ देम आर नाउ एंटरप्रेन्योर्स, दे आर हैविंग देयर ओन इंडस्ट्रीज, दे आर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स, सम आर सेटल्ड अब्रॉड, बहुत अच्छी प्रोफाइल्स में हैं, CEO भी हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में. तो बट आई वुड से दैट इट इज़ बेसिकली योर ओन प्रेफरेंस. और मेरे केस में तो मुझे नहीं लगता कि सिविल सर्विसेज से बेटर इस वक्त मेरे लिए कोई प्रोफाइल हो सकता था. बिकॉज ये जो लास्ट के 12 साल में मैंने अलग अलग डाइवर्स कंडीशंस में काम किया, त्रिपुरा में मैंने जो काम किया, फिर मैंने हरियाणा में आके जो काम किया, जो मुझे मौका मिला, जो चांस मिला, आई थिंक नो अदर सर्विस इन दिस कंट्री इज़ गिविंग दैट प्लेटफॉर्म. आई वुड स्टिल हैव सम मेमोरीज ऑफ त्रिपुरा, जिसमें उस टाइम में 2009-10 में जब मैं ट्रेनिंग में थी, और उसके बाद जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई 2010-11 में मैं SDM थी, तो उस टाइम में भी कुछ इलाके ऐसे थे कि जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती थी, ट्राइबल पॉपुलेशन, बट स्टिल आई वुड मूव अलॉन्ग विद माई टीम. फिर कुछ रास्ता ऐसा आता था कि जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो हम लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर चल के सुबह जाते थे और वहाँ पूरा दिन कैंप करते थे उन ट्राइबल्स के बीच में. वो लोग जो अपनी दिक्कत बताते थे, प्रॉब्लम बताते थे, वी यूज़ टू हैव आवर एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स देयर, और वो ख़त्म करके फिर हम रात को वापस आते थे. और कुछ लोकेशंस पे ऐसा भी होता था कि इवनिंग में मूव नहीं कर सकते, तो इवन वी स्टेड सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग, दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक नो अदर सर्विस कैन गिव इन आवर कंट्री. सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. येस. So Kiran is writing, ma'am, you are an aspiration for every aspirant. Thank you so much, Kiran. My best wishes to all of you. Somebody is asking, ma'am, how are you managing with kids? So nice question. So I have my 2 kids. So my daughter is 7 years old, and my son is now 1 year old. So I would say that I have been very lucky and fortunate टू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर मदर ने बहुत सपोर्ट किया. एंड नाउ माई हस्बैंड हु इज़ एन IRS ऑफिसर, ही इज़ इन IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, ही इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट. और मेरे दोनों ही बच्चे दे आर वेरी कोऑपरेटिव. हो सकता है शायद जब से वो उनका बर्थ होता है या इवन उससे पहले से दे गेट दैट फीलिंग दैट मम्मा हैज़ सम कंपल्शंस, and she has that kind of a schedule that we can't be that demanding as the other kids can be. So if I compare them to their siblings, they are very accommodative and they are very sweet, and they in fact they support me, or I am quite fortunate. And but of course एक बात तो है कि being a lady officers, there are many things which we have to manage, whether it is motherhood, whether it is taking care of the family responsibilities. So there are some things which only a lady has to do. तो मुझे लगता है but God gives us that grace, God gives us that strength, and ultimately the systems, जो हम bureaucratic systems में जो काम करते हैं वहाँ भी हमें पूरा support मिलता है, जिसकी वजह से I think we are able to manage these things. Yeah. So somebody is asking this, yeah. हिंदी मीडियम के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए. तो हिंदी मीडियम बेसिकली देखिए, मेरा तो इंग्लिश मीडियम ही था. आई वॉज इन दी इंग्लिश मीडियम ओनली. हिंदी मीडियम के लिए बेसिकली यही है कि आपका खुद का जिस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है वही ऑप्शनल आप लेंगे, क्योंकि मेंस में बेसिकली मैटर करेगा. मीडियम इंग्लिश और हिंदी डज नॉट मैटर मच. इट डज नॉट मैटर मच इन प्रीलिम्स एंड इट डज़ नॉट मैटर मच इन इंटरव्यू. बट मेंस जो है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौन सा मीडियम ले रहे हो. तो देर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक संस्कृत है, हिंदी है, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी रहता है. तो आप उस तरीके का ऑप्शनल चूज़ कीजिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हों, और जो आपको लगता है जिसमें आप अच्छे अपना एक्सप्रेशन कर पाएंगे. मेंस इज़ बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन एनालिसिस इन द माइंड.
सो वो जिसमें आप कर सकते हो वो आप लीजिए, है ना. समबडी इज़ आस्किंग मैम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें, राइट. सो यू नो, जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है कैंडिडेट्स के पास में, दिस टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अवेलेबल एट आवर टाइम. आई मीन इट वॉज देयर बट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. आज तो इतना, जैसे आज मेरे साथ में इतने कैंडिडेट्स जो हैं इंस्टाग्राम पे हैं. इंस्टाग्राम हमारे टाइम पे तो था ही नहीं. वी डिड नॉट इवन हैड फेसबुक, वी डिड नॉट हैव ट्विटर. तो हमारा जो इंटरनेट भी था वो भी बहुत कम मिला करता था, क्योंकि फ़ोन्स ही नहीं होते थे इंडिपेंडेंट. हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे. आई रिमेंबर आई वॉज शेयरिंग अ मोबाइल फ़ोन विद माई सिस्टर. वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग बाहर ट्रैवल करते थे, तो पेरेंट्स को ये कई बार ये रहता था कि बच्चे घर पे टाइम पे आ जाएं, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेट हो जाए. तो इट वॉज़ अ शेयर्ड मोबाइल एट दैट टाइम, यू नो. और आज तो बहुत सिचुएशन चेंज हो गई, तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है और बहुत यूज़ भी हो रहा है. यू आर गेटिंग ऑनलाइन सेशंस फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. स्टडी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है. यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑन दी गूगल. करते हो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. बट आई वुड से कि इसको अपनी डिसएडवांटेज के लिए मत करना यूज़. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, दे शुड स्पेंड द लीस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया अभी आप लोगों के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है. आप लोग अपना मुकाम हासिल करो लाइफ में. आप लोग अपना एक यू नो सोसाइटी को बताओ कि यू आर सो एंड सो, आपने ये करके दिखाया है, और उसके बाद सोसाइटी आपको खुद अप्रोच करेगी. राइट नाउ आई डोंट थिंक यू शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डोंट डिपेंड मच ऑन देम. डू योर ओन स्टडी. इन सब डिस्ट्रैक्शन से जो है आप दूर ही रहो. जितना दूर रहे आई थिंक दैट इज़ बेटर. या सो समबडी इज़ आस्किंग मी, मनोहर, करंट अफेयर्स कहाँ से रीड करें. या सो करंट अफेयर्स के लिए एज आई टोल्ड दैट जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं वो तो मैंडेटरी हैं ही हैं, यू कांट मिस. उसके अलावा मैगज़ीन्स जो हैं, जो कि यू नो योजना है, जो कि बाई मंथली मैगज़ीन है, कुरुक्षेत्र है. सो दीज टू मैगज़ीन्स टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और रूरल डेवलपमेंट के बहुत अच्छे इनके अंदर आर्टिकल्स आते हैं. योजना में 2 या 3 उनका जो फीचर होता है उस इशू का, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ में कुछ करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स होते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण. आई मीन आई वुड नॉट रिकमेंड. आई मीन अभी तो बहुत सारी चेंज भी हो गई होंगी सिचुएशन. आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो 12-15 साल पहले की प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ. अब तो करंट अफेयर्स का पैटर्न भी चेंज हो गया. तो बेसिकली बात यह है कि जो आप थोड़ा सा टच में भी रहोगे अपनी कलीग से, या अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो एटलीस्ट यू कैन यू नो गेट एन आइडिया कि कहाँ से ज़्यादा जो है सवाल पूछे जाते हैं. तो दैट थिंग यू हैव टू कवर. एंड करंट अफेयर्स का देर इज़ नो रिप्लेसमेंट. डेली पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब देर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू देम, राइट. समबडी इज़ आस्किंग अगेन सोशल मीडिया पे कितना ध्यान देना चाहिए. सो आई वुड अगेन से दैट यू नो डोंट गिव मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एट दिस स्टेज. बी कंसनट्रेटेड टू योर स्टडीज़. जितना आपको लगता है सोशल मीडिया आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, यूट्यूब या गूगल या फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, बस उतना ही देखो, उससे ज़्यादा मत देखो. यू नो यू शुड हैव मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन योर स्टडीज़. डोंट डू. Somebody is asking any special tips for interview. Yeah. So interview में I would say that you know you should be your own self. तो मैं अगर अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू था चेयरमैन सर थे मिस्टर DP अग्रवाल. और DP अग्रवाल सर बाद में फिर UPSC के चेयरमैन रिटायर हुए हैं, और उस टाइम में उनका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, DP अग्रवाल सर का बोर्ड वाज द वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड्स. उस टाइम में जो हम सिविल सर्विस की जब तैयारी करते थे तो ये कहते थे कि उनका बोर्ड आएगा तो इट इज़ गोइंग टू बी टफ. तो जब मेरे को सुबह वहाँ जाके UPSC में जाके पता लगा कि मेरा इंटरव्यू सर के अंडर है, तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो गई, बट देन आई मतलब टुक माई ओन कंट्रोल. फिर मैंने सोचा कि जब कुछ मेहनत करके अब स्टेज तक आए हैं, यू नो मेंस क्लियर कर लिया और इंटरव्यू तक आए हैं, तो कुछ मेहनत करके आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा कि ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है. तो अपना जो भी आता है वो मैं बताऊँगी, और नहीं आता तो मैं कह दूँगी सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ.
इस माइंडसेट से मैं अंदर गई। जब मैं अंदर गई तो मुझे बहुत ही एक सीरियस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दिखा इंटरव्यू का, बहुत सीरियस एंड टोटली प्रोफेशनल काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। देर वॉज अ वन लेडी ऑल्सो मेंबर ऑफ द बोर्ड, और उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू लगभग 35 मिनट का इंटरव्यू लिया, और बहुत अलग अलग तरीके के उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा कि आपकी एजुकेशन दिल्ली से हुई है, तो आप को कैसा लगता है कि हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट अगर आपका आईएएस में सिलेक्शन होता है। तो मैंने बहुत हम्बली जवाब दिया कि सर ये बात मुझे अच्छी तरह पता है कि चाहे मुझे आईएएस मिले, आईपीएस मिले, या फॉर दैट मैटर अदर काइंड ऑफ सर्विसेज, सो आई मे बी पोस्टेड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड आई रियली वॉन्ट टू डू सर्विस टू द पीपल इन एनी पार्ट, इसीलिए मैं सिविल सर्विसेज में आ रही हूँ। अदरवाइज़ तो मेरा प्रोफेशनली तो मैं CSLLB, मैं उस टाइम में मेरा लॉ भी क्लियर हो गया था, तो आई वॉज ऑलरेडी अ CSLLB। तो मैंने अदरवाइज़ बताया कि अदरवाइज़ तो सर प्राइवेट सेक्टर में मैं आज भी जा सकती हूँ, बट सोसाइटी के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं इसमें आई हूँ। तो उन्होंने फिर अप्रिशिएट भी किया उसे। और तो इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इंटरव्यू में आपको नेचुरल होना चाहिए, मतलब यू शुड बी नेचुरल, यू डोंट ट्राई टू ब्लफ, क्योंकि वो जो 5 लोग बैठे हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, यू नो, डोंट ट्राई टू फूल देम, दे वुड नो बहुत कुछ जो आपको शायद जिसका ए भी नहीं पता होगा, उनको पूरा उनका जेड के भी बियॉन्ड पता होगा, राइट। डोंट ब्लफ एंड बी नेचुरल। और अगर किसी सवाल का नहीं जवाब पता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, जस्ट से सर और मैडम आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, या मुझे इस बारे में नहीं पता है, बट मैं डेफिनेटली इसके बारे में आई वुड टेक इन्फॉर्मेशन and I will update myself. Just submit humbly and be natural, right? Somebody is asking कितने टाइम पढ़ाई करें, तो it depends individually. For my own case, मैंने आई थिंक 15-16 घंटे मैंने ऑन एन एवरेज दिए हैं, और इतना अगर आप इतना नहीं भी दे रहे हैं तो 10 से 12 घंटे आई हैव नॉट सीन कि 10 से 12 घंटे से कम में यू नो पीपल आर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज, बहुत कम होता है। बट ये है कि मोर देन क्वांटिटी इट इज़ अ क्वालिटी, ऑफ कोर्स। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा, मतलब यू आर सो एग्जॉस्टेड दैट यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो द थिंग इज़ कि योर क्वालिटी ऑफ टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द क्वान्टिटी। जो आप टाइम पढ़ रहे हो उसके अंदर आपका आपको ये होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। सो समबडी इज़ आस्किंग, अंकित भारद्वाज, मैम आईएएस ऑफिसर्स पे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं या नहीं, राइट। सो यू नो वी आर वर्किंग इन अ सिस्टम वेयर वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैराफर्नेलिया। एक टाइम में पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक टाइम में एक जगह में मीडिया है, एक टाइम में सिविल सोसाइटी NGOs का ग्रुप है, एक टाइम में जुडिशरी है, एक टाइम में हमारे सिटीजन्स हैं। तो ये सारे जो स्टेक होल्डर्स ग्रुप है ना, आई वुड से यू नो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिस्टम, एंड ये जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिस्टम है ना, आई हैव नेवर टेकन देम नेगेटिवली। एंड मुझे फ्रैंकली यही लगता है कि सबको क्या है कि सोसाइटी का ही बेनिफिट चाहिए, बट ऑफ कोर्स सम पीपल हैव देयर ओन सेल्फिश इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑल्सो, बट मोर और लेस आई वुड से दैट पॉलिटिशियंस आर नॉट बैड, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। तो कई बार कन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है कि कई बार कन्फ्लिक्ट कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में भी हो जाता है, यू नो, दे वांट टू डू द थिंग दिस वे, यू वांट टू डू द थिंग दैट वे। तो अ डायलॉग और काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, यू नो, समटाइम मैनी अ टाइम्स हेल्प। और अगर वो एक आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है तो दे आर यू नो दे विल सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। और मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कई बार, इनिशियल में कई कन्फ्लिक्ट्स भी हुए, लेकिन फिर एक बार जब उनको समझ आता है कि हमारी क्या इंटेंशन है, हमें समझ आता है उनकी क्या इंटेंशन है, और एक तरीके से वी डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर एवरीबडी। या सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आ रहे हैं, डू वी नीड टू हैव 2-3 बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट, हाउ डू वी अरेंज नोट्स। सो यू नो अभी स्पेसिफिकली तो बिकॉज आई हैव गिवन द एग्ज़ाम लॉन्ग टाइम बैक, पैटर्न भी चेंज हो गया, बट येस ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपको पता लगता है ना बुक्स के बारे में, तो आप चाहे एक बुक पढ़ो चाहे 2 बुक पढ़ो, आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट पे ज़रूरी है। आई वुड जस्ट से, मतलब इफ़ देयर इज़ अ टॉपिक लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम प्रियम्बल की बात करें,
राइट। तो प्रियम्बल में अगर आपसे कोई 2 मार्क्स में कोई पूछे या 5 नंबर में कोई पूछे या 10 नंबर में पूछे, तो आप प्रियम्बल के बारे में क्या कीवर्ड्स हैं जो लिखोगे, ये आपको क्लियर होने चाहिए, यू नो। एंड यूपीएससी ऐसा ही एग्ज़ाम है अब तो जो हो गया, दे गिव दैट लिमिटेड स्पेस ऑल्सो इवन इन द मेंस एग्जामिनेशन। और हमारे टाइम में डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा था, अब तो दे आर गिविंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वो हर सब्जेक्ट के बारे में कीवर्ड्स होने चाहिए, दीज आर द 5 कीवर्ड्स। तो ये जो 5 कीवर्ड अगर 2 नंबर में आएंगे तो मैं सिर्फ कीवर्ड लिखूंगी, अगर ये 5 नंबर में आएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, 10 में आएंगे तो मैं पूरा पेज भी लिख सकती हूँ, राइट। सो दैट सब्जेक्ट का आपको ये होना चाहिए, यू शुड हैव दैट सब्जेक्ट इन दी बैक ऑफ योर माइंड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। एस्से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैंडल करें, समबडी इज आस्किंग। सो एस्से में आई वुड से दैट एस्से में मेरा दोनों ही टाइम में स्कोर अच्छा रहा एस्से के अंदर। एंड एस्से आई वुड से दैट इट इज़ बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंशन, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ अबाउट एन इशू, ठीक है। तो आप शुरू के कम से कम जब आप ऐसे के टॉपिक्स जब पढ़ते हो तो आपको 5-7 मिनट तो मुझे लगता है मिनिमम चाहिए कि आप कौन सा लिखोगे, ठीक। उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू मेक अ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट बनाओ, रफ ड्राफ्ट, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस। और उसके बाद फिर आप ऐसे लिखना शुरू करो, डोंट जंप ऑन राइटिंग। ऐसे में बहुत ज़रूरी है योर मॉड्यूलेशन एंड योर ओरिएंटेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और उसको आप स्टेप वाइज कैसे लेके जाओगे। डोंट जस्ट जंप फॉर राइटिंग द ऐसे, मेक अ ड्राफ्ट और उसके बाद में उस ड्राफ्ट को आप लिखना शुरू करो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कुछ कुछ डायग्राम्स के साथ में या कुछ ग्राफ्स के साथ में अगर करना चाहते हो, उसको सपोर्ट करना चाहते हो, डू दैट, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट। वो भी आप करें, वो भी आपको जो एग्जामिनर जो चेक करता है उसको भी मतलब वो हेल्प करेगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आई मीन राइट, दैट ऑल्सो हेल्प्स, राइट। So I think lot of questions are coming and it is going to be now 1 hour. Last 2 questions I think I'll take. So somebody is asking how to start preparation for IAS. Oh, it's a very big question. अगर आप अभी मुझे नहीं पता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो आई थिंक आप ग्रेजुएशन में क्या करेंगे पहले उस पर फोकस करो। ग्रेजुएशन के साथ अगर तैयारी करनी है तो आप उस तरीके का सब्जेक्ट लीजिए जो आपको सिविल्स में भी तैयारी में हेल्प करेगा। या अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हो एंड यू वांट टू गिव इट अ ट्राई आफ्टर योर ग्रेजुएशन, देन यू डिसाइड। बट जो भी करो ना, मैं सिर्फ एक ही एडवाइस ये देती हूँ हमेशा कि सिविल सर्विसेज सिलेक्शन 100% श्योर नहीं होता। एंड ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, देर आर मैनी फैक्टर्स, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, कैंडिडेट्स अपियरिंग आर वेरी हाई इन नंबर। सो इट इज़ नॉट दैट यू आर नॉट गुड देयरफॉर यू आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, देर आर मैनी अदर थिंग्स। सो हम ये मान के चलें कि हमारा सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो हम अपना क्या फॉल बैक ऑप्शन रखेंगे, दिस शुड बी क्लियर। तब आप IAS की तैयारी करो। आई थिंक इट वुड बी मोर रियलिस्टिक, इट वुड बी मोर प्रैक्टिकल। ऑफकोर्स जब मैं ये बात शुरू में जब मैंने ये कही कि फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए तो कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया। कई लोगों ने ये भी बोला कि मैम अगर हमें अपने ऊपर श्योरिटी नहीं है कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं और हम क्लियर हो जाएंगे तो हम कर ही क्यों रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो आई से कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ योर ओन कॉन्फिडेंस और योर कॉम्पिटेंसी। वी मे बी कॉम्पिटेंट, वी मे बी कॉन्फिडेंट, बट देर आर मैनी थिंग्स। और अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो अगर सिविल सर्विसेज इतना ईजी होता तो एवरीबडी वुड हैव क्लियर्ड, बट द परसेंटेज वी ऑल नो द पास परसेंटेज इज सो लेस। सो बी रियलिस्टिक, अपना फॉल बैक ऑप्शन रखो। एंड ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, आपका 100% एफर्ट होंगे, आपका खुद पे सेल्फ बिलीव होगा। मैं हमेशा 4 P's कहती हूँ, पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। और 3 C's भी कहती हूँ, करेज, कंसिस्टेंसी एंड कन्विक्शन। तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में, जहन में अगर रहेंगी ना तो आप हमेशा अपने एफर्ट्स पे फोकस करोगे। एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल माइटी डेफिनेटली यू विल क्लियर। सो
how do you prepare lockdown? How do you prepare in lockdown without being lazy? so, so the thing is that lockdown is an opportunity. So I would say that lockdown is an opportunity. एंड जो डिस्ट्रैक्शंस हमारी होती हैं कि हमें शाम को फ्रेंड्स से मिलना है या किसी की फैमिली में सोशल गैदरिंग है, किसी के यहाँ मैरिज पार्टी है, तो वो सब नहीं है आपके पास. यू हैव 24/7 विद यू. यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. कोई कोचिंग नहीं हो रही. कोचिंग हो भी रही होगी तो ऑनलाइन कोचिंग हो रही होगी, राइट? तो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्ट्रेटेजाइज, बेस्ट टाइम टू बी विद योर ओन सेल्फ. कोई अगर हॉबी आपको लगता है कि आपके मन में कुछ था कि मेरे को ये करना है कभी लाइफ में और वो नहीं कर पाए, डेवलप दैट, गिव टाइम टू दैट. मैं अपने आपको कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी नई चीज़ें हैं जो मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में स्टार्ट की डिस्पाइट माई वर्क प्रोफाइल बीइंग हेक्टिक. तो मैंने जैसे फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव सेशन मैंने किया, यू नो, दिस इज़ द एग्जाम्पल. आई हैव नेवर डन एनी इंस्टाग्राम लाइव सेशन टिल नाउ. मैंने FB लाइव भी नहीं किया है. आई हैव ओनली डन सम वेबिनार्स एंड ऑल प्रोफेशनली, बट इस तरीके का इंट्रैक्शन स्टूडेंट्स के साथ पहली बार मैंने किया. तो ये एक लॉकडाउन ने अपॉर्चुनिटी दी और मुझे लगा कि लॉकडाउन में अभी सब लोग घर पे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर पूरे इंडिया में अगर 1-2 लोगों को भी मेरी बात से कोई फ़ायदा हो जाए तो वाई शुड आई नॉट डिवोट दैट टाइम विद देम. दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई हैड दिस काइंड ऑफ अ सेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन. So somebody is mentioning, ma'am, you are working very hard for us. Thank you so much. Thank you. Somebody is saying you will become secretary. Thank you. Yeah. So I think I have tried to answer some of your queries. जो आप लोगों की बाकी queries हैं, आप लोग मुझे email भी कर सकते हो sonalgoelias@gmail.com. I will try to respond. आई एडमिट कि मेरी कई बार वर्क प्रोफाइल की वजह से मैं नहीं सबको कर पाती हूँ रिप्लाई. समटाइम्स आई रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप, ईमेल, बट समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू डू. तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट. बट आप ईमेल भी कर सकते हो. आप मुझे इसमें मैसेंजर में चैट बॉक्स में भी भेज सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो ट्वीट मी. यू कैन ऑल्सो राइट ऑन माई फेसबुक पेज, राइट? या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो. तो ट्वीट जो है, मेरा ट्विटर अकाउंट है सोनल गोयल IAS, वहाँ पे भी आप भेज सकते हो. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड द सेशन. इट इज़ नाउ अराउंड 1 hour हो गया ऑलरेडी. क्वाइट इंटरेक्टिव सेशन आई हैड. जो भी मेरे साथ इसमें जुड़े या जो इस सेशन को बाद में भी देखेंगे, माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू. You being the youth of our country, you are the energy, you are the source of power. You are the people who are going to take our nation forward. Be positive, stay focused, be determined in your efforts and dream and achieve. Whatever you dream, उसमें अगर आप realistic efforts डालोगे, you will definitely achieve. Last line from Paul Coelho: when you aspire something genuinely from your heart, the whole universe conspires